नमस्कार। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नई सरकार का रोड मैप जो है उसको पेश किया और इस अभिभाषण में आने वाले दिनों के कुछ सामाजिक आर्थिक इशारे भी मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन मोर्चों पर कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आर्थिक विकास की गति तेज की जाएगी और इस बार के बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। सरकार ने सेवा और सुशासन की मुहिम चलाई है। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है। तो राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, किस तरह से देश जो है वो विकास की राह पर अग्रसर है। और जो इकोनॉमी को लेकर उन्होंने बातें की उसके अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो उनका कहना है कि तेज आर्थिक विकास की गति जो है वो होगी। आने वाले वक्त में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत है वो बना है और अब तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं, कृषि को महत्व जो है वो दिया जाएगा। पीएलआई योजनाएं, व्यापार में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश पर जो है वो ध्यान होगा। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ सनराइज सेक्टर्स भी मिशन मोड पर हैं और ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है। आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। बजट सरकार के विजन का दस्तावेज होगा और सरकारी बैंकों का एनपीए कम हो रहा है। जीएसटी व्यापार कारोबार को आसान बनाने का माध्यम है और जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार हुआ है। इसके अलावा किसानों की भी उन्होंने बात की। किसानों को लेकर जो उन्होंने कहा वो भी आप देखिए। किसानों के लिए सरकार के जो कदम हैं उसका जिक्र किया और कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 3.2 लाख करोड़ जो है वो दिए गए हैं। सरकार के नए कार्यकाल में अब तक 20,000 करोड़ दिए गए हैं। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है और वर्तमान ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था में बदलाव। दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और किसानों के पास जैविक उत्पादों की मांग पूरी करने की क्षमता है। प्राकृतिक खेती, इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन सशक्त कर रहे हैं और दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर है। गांव में डेयरी आधारित उद्योगों का विस्तार हो रहा है। तो इस बजट से क्या उम्मीदें जो है वो की जा रही हैं, इशारों को जरा समझें अगर तो यहां पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो बजट है ये सरकार की दूरगामी पॉलिसी और भविष्य की दूरदर्शिता का प्रभावशाली डॉक्यूमेंट होगा। सरकार की तरफ से इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले देखने को मिलेंगे और कई ऐतिहासिक कदम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है और आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर काफी उत्सुकता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये और बढ़ गई है। खुद पीएम मोदी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि मोदी सरकार के पहले 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे और माना जा रहा है कि पहले बजट में ग्रामीण क्षेत्र पर खास ध्यान हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान जो है वो संभव है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना है और कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल यहाँ पर करना है। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब पर खासकर फोकस जो है वो इस बार के बजट में रह सकता है।
तो यहाँ पर अगर इशारों को हम समझें तो यहाँ पर फोकस गरीबों पर, किसानों पर, युवाओं पर, बड़ी आबादी देश में युवाओं की है, महिलाओं की है, इस पर जो है इस बजट में फोकस जो है वो रह सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई अहम आर्थिक इशारे भी हैं। अगर इसको हम देखें तो मिडिल क्लास को आयकर में राहत जो है वो मिल सकती है। नई कर प्रणाली में आयकर छूट जो है उसमें स्लैब को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है, इसकी भी संभावना है। खपत बढ़ाने पर जोर हो सकता है, उपभोक्ताओं के हाथों में आर्थिक पैसा जो है वो आए, इस पर जोर रह सकता है। हाउसिंग लोन लेने पर भी नए रियायत संभव है। पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा और एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ से बड़ी तादाद में रोजगार जो है उत्पन्न होते हैं, तो एमएसएमई पर फोकस रह सकता है। ओपीएस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। समिति अपनी रिपोर्ट इस पर दे चुकी है, तो आगे क्या इस पर जो है वो दिशा रह सकती है, ये यहाँ पर तय हो सकता है। उधर ईवी उद्योग को कई नए इंसेंटिव जो है वो दिए जा सकते हैं। सरकार चाहती है ईवी जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में बढ़े, ताकि जो क्रूड है, जो पेट्रोल डीजल है, इस पर निर्भरता कम हो। ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देने पर फैसला यहाँ पर हो सकता है। पीएलआई योजनाओं का अन्य क्षेत्रों में विस्तार जो है वो संभव है। श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता भी इस बार के बजट में आ सकती है। तो ये तमाम आर्थिक मोर्चों पर जो है वो उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर कई सारी उम्मीदें हैं, फार्मर्स को लेकर कई सारी उम्मीदें हैं, जो यहाँ पर हमने आपको दिखाई हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई सारी चीज़ों को यहाँ पर छुआ है और तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है। तो ये संभावनाएं जो आने वाले बजट में देखने को मिल सकती हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राजीव, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था तब आप भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ संसद में उस वक्त हो रहा था, ज़रा वो बताइए। देखिए, 2-4 चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। लोकसभा में ज्वाइंट सेशन था, यानी दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर एक ही जगह बैठे हुए थे। अमूमन लोकसभा की बात करें तो होता ये है कि चेयर के दाहिनी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं और बाईं तरफ जो है विपक्ष के लोग बैठते थे। यहाँ पहली बार देखने को इस तरह का नज़ारा देखने में आया कि जो सत्ता पक्ष थे, पीयूष गोयल जितने सारे विपक्ष के नेता थे उनसे जाके मिलते हैं, उनसे जाके हाथ मिलाते हैं और बाईं और जो है पहली पंक्ति में बैठते हैं। ये अमूमन बहुत कम देखने में आता है। हालांकि कोई ज्वाइंट सेशन था, यहाँ कोई भी बैठ सकता है और कहीं भी किसी का मार्किंग नहीं हुआ, कोई सीट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन अमूमन ये देखने में कम आता है कि जो सत्ता पक्ष का बड़ा नेता होता है, केंद्रीय मंत्री होता है, पिछले सत्र में राज्यसभा में अपने दल के नेता थे पीयूष गोयल, वो जाके बाईं ओर बैठते हैं। इस पूरे जो करीब 54 मिनट तक जो राष्ट्रपति का भाषण हुआ और जैसे कई बार सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती तो सत्ता पक्ष के लोग मेज थपथपाकर के बधाई दे रहे थे राष्ट्रपति को, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है सीट पर खड़े होकर नारे तो नहीं लगा रहा था, लेकिन बैठकर जो है कह सकते कि हूटिंग कर रहा था। किस तरह के नारे लगा रहे थे, जैसे उत्तर पूर्व की बात अगर राष्ट्रपति गिरी की सरकार के एजेंडा में उत्तर पूर्व का विकास हो तो विपक्ष का ये कहना था मणिपुर चिल्ला रहे थे। इस तरह से अगर ये बात हो कि कदाचार की बात हो, उस शिक्षा में नीट के नाम ले रहे थे और आपातकाल का जिस तरह से जिक्र किया राष्ट्रपति ने, उस समय निंदा की, उस समय जो काले अध्याय की निंदा की 50 साल पहले। तो इन सारे मसलों को देख सकते हो तो विपक्ष जो अपनी सीट पर बैठकर जो है जो पीठ तो मेज तो नहीं थपथपा रहा था, लेकिन नारे जरूर लगा रहा था। इससे ये लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो फासला इस बार कम है, नंबर कम है, वो तकरार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल जिस तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ उसके बाद लगा कि एक पहला बार बहुत दिनों बाद ये देखने होगा कि राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं और दोनों जो है ओम बिरला को अपने आसन तक लेके जाते हैं और उसके बाद आपातकाल का जिक्र आता है और उसके बाद जो संबंध में जो खटास जो कह सकते हैं सदन के अंदर, उसकी झलक आज भी देखने को मिली है। जी बिल्कुल। चलिए, विपक्ष का अपना एक रुख है, आपातकाल का जिक्र जो है उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन अभिभाषण में कई सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति ने यहाँ पर छुई हैं। तमाम लगभग हर एक चीज़ का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। इस पर और चर्चा करते हैं। अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे और पॉलिटिकल देखते हैं, और विजय सरदाना जी हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। अखिलेश जी, पहले आपके पास यहाँ पर आता हूँ। जो सरकार है, पिछले हम 2 टर्म देख चुके हैं मोदी सरकार के, जो 100 दिन होते हैं शुरुआती, वो काफ़ी अहम होते हैं और राष्ट्रपति जी ने भी इस तरह से जिक्र किया तमाम पहलुओं पर, न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, सामाजिक रिफॉर्म हैं, तमाम चीज़ों पर बड़े फैसले की संभावना की जा रही है। बिल्कुल, और एक के बाद एक जिसको बोलते हैं ना टीजर, टीज करना। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा
कि इस पहले 100 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट कहा गया कि जो बजट आ रहा है, जो कि संभावना है कि 22 जुलाई से जो सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र, उसमें रखा जाएगा। तो ये एक तरह से स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि सरकार कुछ बड़े फैसले करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये अंदाज़ा लगाना कि वो फैसले क्या होंगे, ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी जो फैसला हम अंदाज़ा लगाएं भी तो वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, लेकिन कुछ इंडिकेशंस इस तरह के मिल रहे हैं जिसको देख करके लग रहा है कि खुद राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को लेकर बड़े फैसले होंगे। तो सामाजिक पर क्या फैसले हो सकते हैं, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र पर खासतौर से सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि हाल के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, यहाँ पर बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से धक्का लगा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो इन इलाकों में खासतौर से फोकस हो सकता है। किसानों के ऊपर किसान सम्मान निधि जो है उसको 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है, ये चर्चा चल रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में घरों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। मनरेगा के जो कार्य दिवस 100 दिन के हैं उनको बढ़ा करके क्या 200 दिन कर सकते हैं, ये भी एक बात चल रही है। इसके साथ ही क्या मनरेगा में कृषि से जुड़े जो काम है क्या उनको भी शामिल किया जा सकता है, ये सारी चर्चाएं चल रही है जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का प्रश्न है। इसके साथ ही कुछ और भी बातें हो रही हैं। मिडिल क्लास को लेकर खुद पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास पर उनको राहत देना ज़रूरी है, उनके हाथ में पैसा होना चाहिए। सरकार चाहती है कि बचत जो है बढ़े, ताकि जब हाथ में पैसा होगा तो खपत बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा। तो इसलिए जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें एग्जम्पशन लिमिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात की जा रही है, ये भी एक बात हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर से ये कहीं ना कहीं इशारा अखिलेश जी इस तरफ की इकोनॉमी को तीसरी अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको बनाना है तो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं ये उस चीजों के इशारे हैं। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप जानते हैं कि बड़ा ऐलान किया गया था कि भारी संख्या में जो खर्च किया जाएगा, मुझे लगता है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएलआई स्कीम जो चल रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई इलाकों में बढ़ाने के लिए, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेबर कोड को लेकर के अभी तो स्पष्टता नहीं है, उसको लगता है क्लैरिटी की एक बात की जरूरत है, वो शायद हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण जो ओपीएस है, उसको आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कमेटी बनाई थी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो वो रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या ओपीएस वापस आएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन एनपीएस को किस तरह से इंश्योर किया जाए कि जो आखिरी आपकी बेसिक सैलरी थी उसका 50% पेंशन के तौर पर मिल जाए, क्या उसका कोई एक मैकेनिज्म बनाना मुमकिन है? ये सारी स्पष्टता की संभावना है कि स्पष्ट चीजें यहाँ पर हो जाएंगी कि इस पर क्या जो है वो आगे रुख रहने वाला है। विजय सरदाना जी मेरे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। विजय जी, किसानों का भी जिक्र जो है उन्होंने किया है, इशारों में युवाओं को लेकर एमएसएमई, तमाम चीजें ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जरूरी हैं। अब ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक रिफॉर्म के तौर पर बजट से जो है वो क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए, आने वाला बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके 2 कारण। एक तो जिस तरह से पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ उसमें 2 मुद्दे छाए रहे, एक महंगाई का और दूसरा रोजगार को लेकर। और ये दोनों ही मुद्दे पे जिस तरह से बीजेपी को या सत्तारूढ़ दल को वोटिंग मिली है वो कंफर्टेबल नहीं। इसका मतलब ये है कि मैसेज बहुत क्लियर है कि जनता क्या चाहती है, और अगर सरकार जनता की बात सुनती है तो इन 2 कदमों पे काम करना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है महंगाई की, और आरबीआई ने भी कहा है कि फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब तक किसानों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेगी, और क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों चीजों पे, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ इनपुट, जब तक इन चीजों पे फोकस नहीं होगा तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी आपकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी तब तक महंगाई कम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले बजट में एग्री इनपुट्स को लेकर उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़े, नए तकनीक आए, कंपनियां इन्वेस्ट करें और किसानों तक अच्छी और नई टेक्नोलॉजी लेकर जाएं। मुझे लगता है एक इस पे बहुत बड़ा फोकस होना जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हम करते हैं पीएलआई को लेकर, जनरली जो पीएलआईज हैं वो बड़ी कंपनियां लेती, लेकिन आज भी अगर आप देखें पिछले 10 साल में जो हमारा आयात है चाइना से वो 3 गुना बढ़ गया। और साथ ही साथ जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, खासकर छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दोबारा चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस हो, चाहे उनकी गुणवत्ता कैसे इंप्रूव हो, इसके लिए कोई इंसेंटिव्स हो, या पीएलआई की तरह ही कोई स्कीम ऐसी बननी चाहिए जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को
स्मॉल और मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी विद क्वालिटी इंप्रूव करने का एनकरेजमेंट मिले, और भारत सरकार को चाहिए कि एमएसएमई से प्रायोरिटी पे खरीदा जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, ताकि वहां पे विजय जी, लग रहा है रोजगार मिले। संकेतों से कि एमएसएमई पर सरकार का फोकस है। जो आप जिक्र कर रहे हैं जिन बातों का, उस पर भी कुछ बड़े फैसले इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं। और लिक्विडिटी जो जरूरी है उसके लिए हो सकता है कि इस बार जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी थोड़ी राहत यहाँ पर मिल जाए, ताकि बाइंग जो है वो बड़े बाइंग कैपेसिटी बड़े लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका विजय जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अखिलेश जी आपका भी। और ये मुख्य बिंदु जो है यहाँ पर इस पर विस्तार से जो समझाने के लिए दर्शकों को, तो ये अभिभाषण जो राष्ट्रपति का रहा, इसमें तमाम ये बातें रही जो मुख्य तौर पर सामने आई हैं कि आर्थिक मोर्चे पर किसानों के लिए तमाम वो बातें हैं जो इस बार के बजट में जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं कि इसमें बड़े फैसले कुछ यहाँ पर लिए जा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताते हैं आज का सवाल मेगाफोन। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय जो है हमें QR कोड को स्कैन करके जो है वो दे सकते हैं। QR कोड अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको स्कैन कीजिए आप और अपना जवाब हमें भेजिए। सवाल यह है कि क्या आज इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगी? आज सेमीफाइनल होना है, यह महत्वपूर्ण मुकाबला है। इसका नतीजा क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? स्कैन कीजिए इस QR कोड को और अपना जवाब हम तक पहुंचाइए। एक ब्रेक लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की, जो तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार के बजट में कई सारी घोषणाएं जो है वो हो सकती हैं, और ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान हो सकता है इस बार। मिडिल क्लास के लिए भी बड़ी घोषणाएं जो है इस बार देखने को मिल सकती हैं। MSME पर ध्यान दिया जा सकता है। तो तमाम पहलुओं का जिक्र उन्होंने किया है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राष्ट्रपति जी ने तमाम चीज़ों का जो जिक्र किया है, इसमें लगता है कि बड़ी अनाउंसमेंट इस बार बजट में देखने को मिलेंगी। क्या उम्मीद की जा रही है कि आर्थिक और सामाजिक क्या रिफॉर्म्स इस बार बजट में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मोदी सरकार ने जब तीसरी बार कार्यकाल में आई है, तो उसके बाद जो पहला बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ने किया था वो गरीब बेघरों के लिए करीब 3 करोड़ नए घर, शहरी इलाकों में भी जो गरीब रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी उनके लिए करीब 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला कैबिनेट ने किया था। और जाहिर है इसके लिए फंड्स भी एलोकेट करने होंगे वित्त मंत्री को। आपको याद होगा जो अंतरिम बजट फरवरी में पेश हुआ था उसमें 80,000 करोड़ का एलोकेशन वित्त मंत्री ने किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और अब एक नया टारगेट कैबिनेट ने तय किया है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि जो एलोकेशन है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसके तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य कैबिनेट ने तय किया है, उसका एलोकेशन जो है वो 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस बार होगा। यानी ग्रामीण इलाकों में, शहरों में जो गरीब रहते हैं उनके लिए नए घर बनाने के लिए ज़्यादा फंड का आवंटन का फैसला का ऐलान जो है वो बजट में हो सकता है। दूसरी बात PM किसान योजना को लेकर, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जिस दिन कार्यभार संभाला था, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते ही जो पहला पेपर उन्होंने साइन किया था वो PM किसान योजना की 17वीं किस्त थी। और प्रधानमंत्री ने एक बयान भी दिया था कि मेरे इस कार्यकाल में किसानों का कल्याण मेरी प्राथमिकता होगी। और इंडस्ट्री की तरफ से एक सुझाव वित्त मंत्री के सामने है कि PM किसान योजना के तहत साल में जो 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इसलिए ये समय आ गया है कि 6,000 की राशि को रिवाइज किया जाए और वित्त मंत्री को 8,000 से 9,000 रुपये इसे बढ़ाकर करने पर विचार करना चाहिए। तो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि वित्त मंत्री PM किसान योजना के तहत जो फंड्स दिया जाता है छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये, उसमें बढ़ोतरी का ऐलान करेंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा किसानों का और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और तीसरा सवाल जिसकी उम्मीद है इंडस्ट्री को भी, अर्थशास्त्रियों को भी, वो इनकम टैक्स रेट में रिलीफ है। विशेषकर जो लोअर इनकम टैक्स स्लैब है और जो मिडिल क्लास के लोगों को जितना टैक्स देना होता है, इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। ये मांग देश के लगभग सभी बड़े उद्योग संघों ने की है, CII, FICCI और ASSOCHAM। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बजट में वित्त मंत्री आखिरकार क्या नई घोषणाएं करती है। तबिश बिल्कुल, अब ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबकी निगाहें अब बजट पर हैं कि वहाँ पर क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं। लेकिन अब जिस तरह
राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है इन तमाम इंडिकेटर्स का। ऐसे लगता है कि बड़ी राहत जो है इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है वो ध्यान हो सकता है, किसानों पर ख़ास तौर पर ध्यान जो है वो रह सकता है सरकार का। जो किसान सम्मान निधि है उसमें भी इजाफा इस बार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मिडिल क्लास को भी आयकर में थोड़ी राहत मिलने की इस बार की संभावना जो है वो जताई जा रही है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण की अहम बातें क्या रहीं ये हम आपको बताते हैं, उसका निचोड़ हम आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। पच्चीस जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्रों में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। भारत में आज दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है।
हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ Tier 2, Tier 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची है। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में PM ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। और अब आज का सवाल आपको बताते हैं। आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं, इसको स्कैन कीजिए और अपना जवाब हम तक आप पहुंचाइए। तो आपके लिए सवाल यह है कि क्या आज इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचेगी? तो बस स्कैन कीजिए QR कोड और भेजिए अपना जवाब। राष्ट्रपति ने सरकार का विजन सामने आज रखा और हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार की बात स्पष्टता से रखी और भविष्य में किस तरह से सरकार काम करेगी उसे बताया। एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। GDS जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सके। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल 0 करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत
घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78,000 रुपया तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इन योजना में रजिस्टर कर चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, अब वहां बिजली का बिल 0 हो गया है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्षों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी। पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को अटेस्ट करने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। अब युवा सेल्फ अटेस्टेड करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे, उनके साथ अन्याय की जाती थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। युवाओं को अब भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला है। विगत 10 वर्ष में देश में 7 नई IIT, 16 ट्रिपल IT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्था को भी बढ़ाएंगे। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो आपने सुना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की मुख्य बातें क्या रहीं, विशेषकर जो ध्यान उन्होंने दिया कि किस तरह से ग्रोथ की दिशा में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और तमाम पहलुओं पर बड़ी अनाउंसमेंट इस बार के बजट में देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।